आज का विषय है 10th बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ऐसे तो सारे विद्यार्थी अपने स्तर से तैयारी करते हैं और अधिक से अधिक अंक लाने के प्रयास भी करते हैं, लेकिन शायद उन्हें तैयारी करने में कहीं चूक हो जाती जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात अधिक से अधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाते। अभी के कोरोना काल में सारे विद्यार्थी के सामने एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, अर्थात घर में ही रहकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी वो इतना अच्छा से करे कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। कुछ बताया जा रहा है, कुछ मुख्य बिंदु कोशिश किया जा रहा है कि शायद इस बिंदु पर अमल करे तो अधिक से अधिक अंक लाया जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है पढ़ना कैसे शुरू करें। ऐसे तो सारे विद्यार्थी ऐसा नहीं कि 10th में आने के बाद ही पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाई तो वो नर्सरी से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ विद्यार्थी जब पढ़ने बैठते हैं तो उनके मन में ये भाव आती है अभी 3 महीना बाकी है, हो जाएगा, अभी 4 महीना बाकी है, हो जाएगा। यहाँ तक कि उनके मन में आता है वर्मा गैस निकलेगा, उससे रट्टा मार लेंगे और परीक्षा में लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको निरंतर पढ़ाई करनी होगी और आप जब परीक्षा नज़दीक आएगा और चाहेंगे कि हम अच्छा से पढ़ के याद करके और परीक्षा में लिख ले, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इसमें ये मुख्य बिंदु का अर्थ है कि पढ़ना कैसे शुरू करें, अर्थात परीक्षा की तैयारी के लिए शुरुआत। तो अपने मस्तिष्क को आप 10 मिनट के लिए प्रिपेयर कर लें। सिर्फ बोलिए, प्रॉमिस कीजिए कि 10 मिनट पढ़ेंगे और आप जब पढ़ने बैठिएगा तो निश्चित 45 मिनट 1 घंटा पढ़ सकते हैं। अलार्म नहीं बजेगी क्योंकि मस्तिष्क के पास अलार्म नहीं होता कि वो अलार्म लगा देगी। और ऐसे भी देखते हैं कि जब घर में आप बोलते हैं कि बस 10 मिनट के लिए मोबाइल दो, गेम खेलना है, खेलते खेलते कैसे समय पार हो जाता है आप समझ नहीं पाते। उसी तरह से अपने मस्तिष्क को मात्र 10 मिनट के लिए तैयार कर ले कि 10 मिनट पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते आप 45 मिनट आधा घंटा पढ़ सकते हैं, अर्थात अपने रूटीन में दैनिक दिनचर्या में आप इसको ला सकते हैं कि हम पढ़ना शुरू करें। दूसरा बिंदु है कि किस तरह के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो सारे प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कैसे प्रश्न हमारे लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है जिसको हम सॉल्व करेंगे या अच्छा से हम याद करेंगे तो परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो यहाँ एक बात आती है कि पिछले 10 साल का जो 10th बोर्ड के प्रश्न पत्र है, अर्थात क्वेश्चन बैंक है, उससे अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने से पहले सिलेबस को रख लीजिए और 10 साल पिछले जो प्रश्न पत्र है, 10 साल पहले का प्रश्न पत्र, उससे तैयारी करें, क्योंकि 10 साल में सिलेबस बदलता है, चेंज होता है। तो यहाँ देखना है कि हमारे सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न है, जिस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, वैसे प्रश्न को आप जब लगातार सॉल्व करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, तो वहाँ जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी और आप अच्छा से लिख लेंगे, यानी उत्सव मनाएंगे परीक्षा के समय, तनाव नहीं, टेंशन नहीं। तो इससे क्या होगा कि 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। किससे? 10 साल पिछले जो प्रश्न पत्र से आप तैयारी करेंगे तो 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। बचा 20% सिलेबस कवर करने के लिए जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से अभ्यास कार्य को न करें। आप चैप्टर के मिडिल वर्ड को देखिए, डिफिनेशन को देखिए, अंडरलाइन कीजिए और इतनी गहन अध्ययन कीजिए कि आप उस प्रश्न के आंसर फॉर्म को अच्छा से तैयार कर सकते हैं। आंसर अगर आप खुद से तैयार करते हैं
तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर चाहता है कि किताबी भाषा में ही लिखा हुआ उत्तर हो। एग्जामिनर चाहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका मुख्य बिंदु इस आंसर में आ रहा है कि नहीं। दूसरा, आपका भाषा शैली पर निर्भर करता है। जब आप अपने भाषा शैली में उस आंसर को लिखिएगा तो एग्जामिनर को कहीं डाउट नहीं होगा। वो खुशी खुशी कहीं ये नहीं कि हाँ अपना मार्क्स को काटो, ये किताबी भाषा हो सके चोरी किया हो, वहाँ कोई डाउट नहीं, साफ दूर से ही पता चल जाएगा कि ये विद्यार्थी अध्ययन किया हुआ है। तो 20% वहाँ से कवर हो जाएगा। अब आपके सामने आता है कि क्या 8 घंटे पढ़ा जा सकता है? 8 घंटे हम कैसे पढ़ें? 8 घंटे पढ़ने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे अभिभावक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि कम से कम 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो। नहीं, हम सिर्फ 8 घंटा, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, दबाव से अगर 8 घंटा पढ़ते हैं, और वो भी लगातार नहीं, लगातार पढ़ाई नहीं करना, बल्कि 8 घंटा को हम ऐसे इसको कर सकते हैं 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, ये हो जाएगा 8 घंटा। 8 घंटा लगातार नहीं पढ़ेंगे। इसमें भी है, अगर हम मान लीजिए सुबह आदती नहीं है कि सुबह 4 बजे भोर में उठे, 3 बजे भोर में उठे, ऐसे तो कहा गया है, वैज्ञानिक का भी मानना है, धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठकर पढ़ते हैं तो आपका मस्तिष्क स्वच्छ होता है, आसानी से जो आप पढ़ते हैं याद कर लेते हैं। लेकिन बाय द वे अभी के परिवेश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात भर पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन सुबह उठकर नहीं पढ़ते। तो यहाँ भी कोई दबाव नहीं, लेकिन अपना रूटीन बनाएंगे कि अगर आप 5 बजे भी उठते हैं तो 2 घंटा के लिए मस्तिष्क को प्रिपेयर कर लें कि हमको पढ़ना है। लेकिन लगातार अगर 2 घंटा पढ़ने समय आप पुस्तक अपने हाथ में लिए हैं और आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो सिर्फ गार्जियन को दिखाने के लिए नहीं कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं 5 से 7, अगर ऐसा लगता है तो ये 2 घंटा के बीच में आप 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। ब्रेक में हो सके सुबह का समय है तो हम छत पे टहल भी सकते हैं, खुली हवा में टहल भी सकते हैं, या टीवी देख सकते हैं, या अपना जो दैनिक कार्य है लगातार न पढ़कर 10 मिनट के लिए आप दूसरा काम करने लगिए। वैसे ही 2 घंटा पे आप 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं और आपको सिर्फ पढ़ना है 6 से 8 घंटा। यहाँ आपको नहीं, कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि रात में 9 बजे पढ़ने बैठेंगे, 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ते हैं, सुबह वो थोड़ा देर से उठते हैं। हमको नहीं लगता कि ऐसी पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह के समय जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या करना चाहिए, उसमें याद करने वाला कॉन्सेप्ट जहाँ बनाना है वो सुबह के समय करना चाहिए। उस समय थोड़ा आसानी से, और आसपास के वातावरण भी पूरा शांत रहता है, किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आती है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। बच्चा बाकी के समय उसमें आप मैथ्स का और जो विषय है उसकी तैयारी करना है तो आप कर सकते हैं। अब है पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करें। मान लीजिए अभी तक जो बच्चे पढ़ना नहीं शुरू किए, क्योंकि इस विद्यालय तो चल नहीं रही है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में मोबाइल ले लिए हैं, पढ़ने के नाम पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर अभी तक आप पढ़ाई शुरू नहीं किए, ऐसे तो जो पढ़ने वाले हैं निरंतर पढ़ रहे हैं, उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हमको अधिक से अधिक लाना, टॉप करना, वो पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ना शुरू करें। आप पाठ्यक्रम अपना सिलेबस देखें कि टोटल मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 20 चैप्टर है, टोटल 20 चैप्टर, और 20 चैप्टर की तैयारी करना है। मेरे पास समय मात्र 3 महीना बचा हुआ है, तो इस 20 चैप्टर को 3 महीना से, अर्थात हम यहाँ 90 दिन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, कोई भी चैप्टर पढ़ते समय अगर मान लीजिए किसी भी विषय में, साइंस में ही 4 चैप्टर बाकी है, तो हम इसको ऐसे ना बांटे कि 4 दूनी 8 या 4 चौका 16 दिन में हम ये चैप्टर 4 कंप्लीट कर ले। नहीं, चैप्टर के एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। ये नहीं कि हाफ चैप्टर एक दिन में कंप्लीट, एक दिन में आप पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन 4 दिन बाद जब आप देखते हैं तो शायद सारा चीज़ भूल जाते हैं। इसलिए अगर साइंस 4 चैप्टर बाकी है तो उसका एक चैप्टर का कुछ भाग को पढ़िए।
अगर उसी तरह से एसएसटी कुछ चैप्टर बाकी है तो उसका कुछ भाग को पढ़िए। ऐसे करके अर्थात और चैप्टरों को सामने लाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। ये नहीं कि 4 चैप्टर बाकी है तो चलो आज दिन भर में 2 चैप्टर कंप्लीट कर दो, 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करके किनारे कर दो कंप्लीट सिलेबस। ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को मानते हैं कि हम कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब आप लिखने जाइएगा या दोबारा 1 सप्ताह बाद उस चैप्टर को देखिएगा तो लगेगा कि मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया, हम क्या पढ़े थे खत्म हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करें और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें। क्या कहता है, अभी सीबीएसई में तो सिलेबस को काट दी गई है, बाकी अदर स्टेट भी अपने अपने सिलेबस को कम कर रहे हैं। उसके अनुसार जब सामने आ जाता है नहीं भी तो वैसे ही सिलेबस की कटौती की जा रही है। जो आप चाहे 9th में या कहीं 8 में 9th में वैसे चैप्टर पढ़े हैं उसी सिलेबस को कटौती की जा रही है। तो ये ध्यान में रखकर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी तैयारी करेंगे पाठ्यक्रम की तैयारी के अनुसार। अब आगे है नियमित पुनरावृत्ति करना। मान लीजिए हम कहते हैं कि 4 सब्जेक्ट का 3-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब वो कंप्लीट करके ऐसा ना करें कि सीधे एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले, परीक्षा के 1 सप्ताह पहले हम फिर पढ़ना शुरू होंगे। ऐसा कीजिएगा तो शायद सब 0 हो जाएगा। आप बीच में रूटीन बना लीजिए कि आज रिवीजन इस विषय, डेट निर्धारित कर लीजिए कि आज रिवीजन इस विषय का। अब पहला चैप्टर मान लीजिए हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब उसको छोड़ न दें कि हम सीधे पढ़ेंगे मार्च में जब परीक्षा होगी उस समय पढ़ेंगे। नहीं, आप रूटीन बनाइए कि उसको बीच में किस डेट को, डेट भी या डे भी आप फिक्स कर लीजिए कि उस डेट को, उस चैप्टर को एक बार देखना है। जब आप पुनरावृत्ति ठीक से करते रहिएगा तो ऐसा भी वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी विषय को अगर लगातार कम से कम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जीनियस जो कम से कम समय में बहुत चीज़ को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बहुत कमज़ोर भी अपने आप को महसूस करता होगा वैसे बच्चे भी अगर किसी विषय को 40 बार अपने स्मरण में करते हैं तो आजीवन कभी भूलते नहीं। 40 बार, तो अगर मान लीजिए 40 बार नहीं 20 बार ही कर लिए तो परीक्षा तो लिख ही देंगे और अच्छा लिखेंगे, अपने शैली में लिखेंगे ठीक से। अब अंतिम जो मुख्य बिंदु है वो है आपका लिखावट। कहते हैं कि एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है तो सबसे पहले जैसे ही वो पेज को पलटेगा आप अंदर क्या लिखे हैं उस मायने नहीं रखता है, उसका पहला इंप्रेशन यही बनता है कि लिखावट कैसा है। मान लीजिए आप बहुत खराब लिखे और आंसर बहुत अच्छा लिखे, माने राइटिंग आपका बहुत खराब है और आंसर बहुत अच्छा लिखे हैं, तो वहाँ एक नहीं होता है कि सागर में मोती ढूंढो वाली हिसाब हो जाती, खोजना पड़ता है कि क्या लिखा। हो सके कभी आप टी लिखे और उसको महसूस हो रहा है एफ, ऐसी स्थिति में ट्रू है कि फॉल्स है, तो फिर उनके सामने इतनी सारी कॉपियां होती हैं कि वो समय देना पसंद नहीं करते, स्पष्ट जो दिखाई दे रही है उसी पे नंबर देते हैं। जब उन्हें डाउट हुआ कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है तो वो क्या करेगा, सीधे फॉल्स मारेगा, नहीं तो एवरेज मार्किंग करके वो कॉपी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी एग्जामिनेशन में कॉपी लिखे तो एकदम साफ सुथरा कॉपी होना चाहिए। और लिखावट, अभी तो मान लीजिए घर में है, लिखावट पे विशेष ध्यान नहीं है, लेकिन आप इसको रूटीन में डाल लीजिए कि कम से कम 2-3 पेज रेगुलर लिखे, ताकि हाथ का लिखने का स्पीड भी सही हो और दूसर का लिखावट भी सुंदर हो। अब बात रही कि हम बोले कि लिखावट अच्छा होना चाहिए या लिखावट गंदा है आंसर अच्छा है तो नंबर नहीं मिलेगा, तो क्या हम लिखावट अच्छा करेंगे और आंसर गलत लिखे हैं तो बुरा नंबर मिलेगा? नहीं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ इम्प्रेशन बनती है लिखावट से, तो लगता है कि शायद इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान रहा है बच्चा विद्यार्थी, इसलिए कुछ जो बुझाए वही लिख दिया, तो कुछ नंबर वहाँ मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे लाया जा सकता है। तो ऐसा महसूस होता है कि इन सारी बिंदुओं पर अगर ध्यान देकर बच्चे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, यहाँ कोई दो मत नहीं है और आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने आप को कभी कमजोर ना आंके कि हमसे ऐसा होगा ही नहीं।
या अपना लक्ष्य कभी छोटा न रखे कि नहीं अगर 70 भी आ जाता है तो ठीक है, इस बार कोरोना काल था 70% लाकर हम अच्छा कर दिए, ऐसा भी ठीक नहीं है। आप अपने लक्ष्य को ऊपर रखें, शायद मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। आप सही ढंग से, मेहनत भी 2 तरह से होता है। मान लीजिए हमको कहीं पानी निकालना है तो हम पहाड़ को खोद रहे हैं तब कुआं निकालेंगे, और कहीं हमको पहले से ही पता हो जाए कि जल स्तर यहाँ अच्छा है तो वहाँ खुदाई करते हैं, तो कम मेहनत में अधिक सफलता मिलना तो ये भी महत्व रखता है कि शायद मार्गदर्शन सही नहीं होने के कारण अधिक मेहनत करने के बावजूद भी उतनी सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसा विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, बताए गए मार्ग पर चलेंगे और अपनी परीक्षा में सफलता पाएंगे। ऑल द बेस्ट।